इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारी भारतीय संसद के अभिन्न अंग राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आपको इसमें चार्ट में दिखाई दे रहा है कि हमारे संसद के कितने अंग होते हैं। 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा 79 है और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सरला ट्रिक से याद कर सकते हैं। सरला यानी 79 सरला यानी संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। यानी आपको क्रम से ये अनुच्छेद याद रहेंगे 79 से लेकर 81 तक। ये हमारे संसद से संबंधित अनुच्छेद हैं, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखेंगे। सरला यानी 79, 80, 81। राज्यसभा के लिए 80, लोकसभा के लिए 81 और संसद के लिए 79 अनुच्छेद हैं। और भाग 5 जो संविधान का भाग 5 जिसमें संघ से संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 151 तक इनका वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक दिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति से लेकर जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो 52 से 61 तक हैं। और अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिस पर कि हमारे प्रश्न बनते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे इस प्रकार हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद भी डिस्कस करेंगे और उससे बनने वाले प्रश्न भी। कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो वो राष्ट्रपति होता है। और ये भी प्रश्न आता है कि देश का संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। जब ये वास्तविक प्रधान आए तो यहाँ प्रधानमंत्री होता है, और जब संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि ये केवल नाम मात्र के लिए होता है, इसके केवल हस्ताक्षर लगते हैं। बाकी सारा काम तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, केवल हस्ताक्षर मात्र के लिए होते हैं। और भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका का वास्तविक रूप से इनकी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इनका प्रयोग करता है। आप याद रखेंगे कि वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है देश का, और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। अगर ज़िले में पूछा जाए तो ज़िले का प्रथम नागरिक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 52 जो अनुच्छेद 52 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि हमारे देश भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि औपचारिक और वास्तविक कौन होता है। आगे हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग तथा निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें से विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव है वो अनुच्छेद 55
के आधार पर होता है, जिसमें उसके निर्वाचन की तरीके के बारे में वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। और इसमें वरीयता के आधार पर हम इसमें क्रम देते चले जाते हैं। जैसे मुझे 1 नंबर पर पहले नंबर जिसमें 10 सदस्य हैं, मान लीजिए 10 सदस्य हैं, अब पहले नंबर पर मुझे किसी एक को रखना है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे किसी और को रखना है, और तीसरे नंबर पर किसी तीसरे को रखना है, चौथे नंबर पे मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए। तो इस तरह से यहाँ क्रम वाइज हम नंबर देते चले जाते हैं। अब जो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा होगा या 2 नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बहुमत पाएगा, जो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा पाएगा, वो राष्ट्रपति पद का हकदार होता है। इस तरह से हम क्रम वाइज पद्धति का प्रयोग इसमें करते हैं कि इसके बाद हम इसको वरीयता देते हैं, इसके बाद इसको वरीयता देते हैं। जैसा कि आपने कभी एमएलसी के चुनाव में भाग लिया हो तो उसमें भी इसी तरह का निर्वाचन होता है। तो जैसा एमएलसी के चुनाव में हम क्रम देते चले जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी क्रम दिया जाता है, उसी आधार पर यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 55 में जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन है, और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। अधिकतर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक होता है। राष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अनुच्छेद 57 पुनर्विचार निर्वाचन के लिए पात्रता यानी दोबारा से चुने जाने के लिए अनुच्छेद 57 संबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और ऐसे एक राष्ट्रपति रहे हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 58 ये राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, जिसमें उसकी योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए उसे, और वो सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, तभी वो लोकसभा का तभी वो राष्ट्रपति के पद पर दावेदार हो सकता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है और उसमें 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कोई 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो ये प्रस्ताव करें कि अमुक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है, और उस प्रस्ताव पर 50 व्यक्ति ही उस प्रस्ताव पर अनुमोदन यानी उसको स्वीकृति देने वाले होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति लड़ सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसे पहले तो 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। दूसरा, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी उस पर कोई दिवालिया ना हो, कोई कर्जा ना हो कि वो उस कर्जे को दे न सके। दिवालिया उस स्थिति में होता है जब उसके पास अपने कर्ज को देने की स्थिति ना हो, तो यानी ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 60 पर। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किया गया है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ सीनियर जज होते हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। अब अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग 2 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। यदि जब राष्ट्रपति
किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान के नियमों का पालन न करे, संविधान के नियमों का अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कैसे है। तो हमारे 2 सदन हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों में से किसी में भी महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना है तो उसे 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। इस बात की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ेगी और इस पर सदन के जो 1/4 सदस्य होते हैं उनका हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में यानी कुल सदस्य के 2/2 सदस्य उस प्रस्ताव के बहुमत में होने चाहिए जिस भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है। उसके बाद दूसरे सदन में भी, जैसे मान लीजिए लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि महाभियोग लगाया जा रहा है, उसके 2/3 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जब दूसरे दिन उसको राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा उस प्रस्ताव को और वहाँ पर भी 2/3 सदस्य उसे बहुमत से पास करेंगे, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा ही लगा दे या राज्यसभा, कोई भी अकेला सदन राष्ट्रपति पर अकेला महाभियोग नहीं लगा सकता है। दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और आइए अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। यहाँ तक तो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसकी योग्यता आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस पर किस प्रकार महाभियोग लगाया जा सकता है, वह कितने दिन के लिए चुना जाता है और कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित हैं, वो आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर ना हुए हों तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जब तक आपको क्लियर ना हो अच्छे से देख सकते हैं। नोट्स भी बना सकते हैं आप उसको देखकर, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो आइए अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति बहुमत दल के जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे कि इस बार लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, तो हमारे राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो जो भी बहुमत दल का नेता होता है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब जो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री बनता है, उसी की सलाह पर ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्वाचन करते हैं, नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी, जो जितने भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो भी राज्यपाल होते हैं राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब पढ़ते हैं इनकी विधायी शक्तियाँ यानी कानूनी संबंधी शक्तियाँ। जो कानूनी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति नाम मात्र के हस्ताक्षर के लिए होते हैं, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर साइन नहीं करेंगे, अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो कानून नहीं बन सकता है। इनका हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। मान लीजिए कोई आवश्यक काम आ जाता है और जिसके लिए अकस्मात मीटिंग बुलानी पड़े
तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन वो बुलाएं। इनके पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। जब इनको लगे कि लोकसभा ढंग से कार्य नहीं कर रही है, कि विफल हो रही है, तो ये इसको भंग भी कर सकते हैं। अब संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। नंबर 1, धन विधेयक से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक हो। और नंबर 3, संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक, तो विधेयक होना चाहिए, यहाँ विधायक हो गया है, तो यहाँ विधेयक होना चाहिए, विधेयक, यानी संचित निधि के से खर्चे से संबंधित जो विधेयक होता है उस पर भी राष्ट्रपति की सहमति अत्यंत आवश्यक है, तभी ये तीनों कार्य हो सकते हैं। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब ख़त्म कर दिया गया है। नहीं तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी ये मनोनीत करते थे और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राजनीतिक शक्तियाँ, इनके पास कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं? नंबर 1, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि अगर करनी हो तो ये देखने में आपको लगेगा कि ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं के नाम से ही किसी भी देश के साथ संधि की जाती है। नंबर 2, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों की राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी राष्ट्रपति की सहमति से ही होता है। राष्ट्रपति की सेना संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के नीचे रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के नीचे CDS होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनकी सैन्य शक्तियाँ, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी देश से युद्ध न तो शुरू किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के नीचे CDS होते हैं और उसके अंडर में तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। अब पढ़ते हैं क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास एक क्षमादान की शक्ति होती है जो किसी के भी पास नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराधी के दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा सकता है तो वो क्षमादान दे सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ विशेष शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे आपको पता ही है, इनके पास तो क्षमादान की शक्ति भी होती है। वो चाहें तो अपना क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके बच भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये अपने पद पर रहते हैं इनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति और फौजदारी मुकदमा, इन पर राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ, इनकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, यानी जब किसी दूसरे देश द्वारा हमारे देश पर आक्रमण कर दिया जाता है, कोई बाह्य संकट आता है, तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 352। राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य में ढंग से कोई सरकार कार्य नहीं कर रही है, वहाँ पर कार्य विफल होते दिखाई देता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, जब देश में कोई वित्तीय आपातकाल आ जाता है तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 360, यानी 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, आइए उनको देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी और निर्विरोध जीतने वाले भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध जीते थे। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो ऐसे 2 हैं, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी कुछ था मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए समय समय पर लाती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने उपराष्ट्रपति से संबंधित भी वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।